नमस्कार। आज के इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। एक शाम आलोचक के साथ ये साहित्य अकादमी की एक नई कार्यक्रम श्रृंखला है और इस कार्यक्रम में हमने पिछले दिनों गांधी जी पर ही दो महत्वपूर्ण आलोचकों को आमंत्रित किया था, डॉक्टर रूपेश्वर सिंह जी और राजीव रंजन गिरी को। उसी क्रम में आज हमने प्रख्यात गांधीवादी चिंतक, महत्वपूर्ण समालोचक और नाटककार आदरणीय श्री भगवान सिंह को आमंत्रित किया है। मैं श्री भगवान जी का आपसे परिचय करवा देता हूँ। आप बहुत ही महत्वपूर्ण लेखक, समालोचक, नाटककार और गांधीवादी चिंतक हैं। आप तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय भागलपुर बिहार में हिंदी के प्राचार्य रहे। अब तक आपकी 15 से अधिक पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं, 4 नाटक की पुस्तकें और 2 संपादित पुस्तकें। आपकी कुछ उल्लेखनीय कृतियां हैं: शकुंतला का द्रोह, औरत की आवाज़, यमराज की अदालत, सुकरात मरता नहीं ये नाटक, हिंदी साहित्य और नेहरू ये शोध ग्रंथ, आधुनिकता और तुलसीदास, आलोचना के मुक्त वातायन, गांधी और हिंदी राष्ट्रीय जागरण, गांधी और दलित भारत जागरण, गांधी और अम्बेडकर, गांधी और हमारा समय, गांधी का साहित्य और चिंतन, गांधी एक खोज, ये आपकी आलोचना की पुस्तकें। आपको प्रमोद वर्मा स्मृति आलोचना पुरस्कार मध्य प्रदेश द्वारा, गांधी दर्शक पुरस्कार तथा केंद्रीय निदेशालय द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। हम श्री भगवान सिंह जी का साहित्य अकादमी की ओर से बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करते हैं। ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण अवसर है कि आज के इस कार्यक्रम में हमारे बीच में साहित्य अकादमी के हिंदी परामर्श मंडल के संयोजक प्रोफेसर चित्रंजन मिश्र जी मौजूद हैं। मैं आपका अपनी साहित्य अकादमी की ओर से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आदरणीय देव प्रसाद त्रिपाठी जी हमारे बीच में उपलब्ध हैं और आप जानते ही हैं कि देश के प्रख्यात चिंतकों में आप हैं। मैं आपका अपनी साहित्य अकादमी की ओर से बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। साहित्य अकादमी के सामान्य परिषद और हिंदी परामर्श मंडल के सामान्य सदस्य आदरणीय सुरेश ऋतुपर्ण जी हमारे बीच में हैं। मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। यहाँ पर उपस्थित सभी साहित्य प्रेमियों का साहित्य अकादमी की ओर से बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत सरकार की ओर से गांधी जी की 150वीं जयंती मनाने का 2 वर्ष तक का पूरा एक कार्यक्रमों की श्रृंखला तमाम देश भर में चल रही है। उसी क्रम में हमने आज का ये विशेष कार्यक्रम रखा है और इसका विषय है साहित्य, कला और सत्याग्रह। इस विषय पर व्याख्यान देने के लिए हमारे बीच हैं श्री भगवान सिंह जी। मैं बहुत ही आदर के साथ आपसे अनुरोध करता हूँ, कृपया इस विषय पर प्रकाश करें। बहुत बहुत धन्यवाद अनुपम जी। यहाँ पर उपस्थित आदरणीय डॉक्टर चित्रंजन मिश्र जी जो हमारे साहित्य अकादमी में हिंदी समन्वयक हैं, इसके पहले वर्धा विश्वविद्यालय में कुलपति भी रह चुके हैं और अभी अभी अवकाश प्राप्त कर लिया गया बस विश्वविद्यालय में अवकाश प्राप्त करने वाले हैं। हम लोग तो अवकाश प्राप्त कर चुके। भाई हमारे सांसद भी रहे और उनके विषय में बहुत कुछ कर चुके हैं। देव प्रसाद त्रिपाठी जी जो हम लोगों के बहुत ही पुराना रहे हैं और लेक्चर भी रहे हैं एक तरह से। डॉक्टर सुरेश ऋतुपर्ण जी आ गए, बड़ी खुशी की बात है। प्रोफेसर अनिल मिश्रा जी भी सेवानिवृत्त हो चुके हैं दिल्ली विश्वविद्यालय से, लेकिन राजेंद्र भवन के निदेशक हैं। भाई निश्चल जी बड़े कवि भी हैं, लेखक भी हैं, समालोचक हैं। हमारे छोटे भाई की तरफ कुमार नरेंद्र सिंह जी हैं जो काफ़ी धुआंधार इन दिनों लिख रहे हैं। और आप सभी यहाँ पर उपस्थित विद्वद्गण, आप सबों को मैं प्रणाम करता हूँ। साहित्य अकादमी को मैं इस बात के लिए बहुत साधुवाद देता हूँ कि उन्होंने इस व्याख्यान के लिए एक ऐसे विषय का चयन किया है जो लगभग उपेक्षित सा था, साहित्य, कला और सत्याग्रह। आप सभी जानते हैं कि 2 अवधारणाएं, वर्ग संघर्ष और वर्ग चेतना, और दूसरी तरफ सत्याग्रह, ये 2 महान चिंतकों की देन है। मार्क्स ने वर्ग संघर्ष और वर्ग चेतना की अवधारणा का प्रतिपादन किया
तो महात्मा गांधी ने सत्याग्रह के संबंध में चर्चा मुख्य रूप से उनके राजनीतिक आंदोलनों के संदर्भ में होती रही। साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका से लेकर और भारत में भी रंगभेद के खिलाफ हो, कि चंपारण का सत्याग्रह हो, कि स्वाधीनता संग्राम हो, कैसे गांधी जी ने उसको एक अस्त्र के रूप में उसका प्रयोग किया, संचालन किया। लेकिन जिस तरह से मार्क्स ने वर्ग संघर्ष या वर्ग चेतना की बात करते हुए कि कला और साहित्य पर जिस तरह से विचार किया था, कोई स्वतंत्र पुस्तक लिखकर नहीं, अपने विश्लेषणों में अनेक जगहों पर, कहीं ग्रीक कला पर लिखकर, कहीं शेक्सपियर पर, कहीं गेटे पर, कहीं शैली पर, बालजाक पर इंग्लिश में लिखा, जो हम लोग पढ़ते थे। उस तरह से गांधी जी के भी सत्याग्रह का संबंध कला और साहित्य से था, इस संबंध में बहुत कम था। अभी डॉक्टर चित्तरंजन मिश्र जी से बात हो रही थी, जो वर्धा महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय में प्रतिकुलपति रह चुके, और कहा कि इन्होंने बताया 2-3 लेखों का जिक्र किया जिसकी आमतौर से चर्चा होती है। हिंदी में जहाँ तक हमारी जानकारी है कोई खास इस पर लेखन नहीं हुआ है। गांधी के साहित्य पर जीवनी में भी लुई फीसर की जीवनी मैंने पढ़ी, रोमा रोला की जीवनी पढ़ी, बी आर नंदा की पढ़ी। उन लोगों ने भी गांधी के साहित्य और कला चिंतन को लेकर खास, कृपलानी जी की जो पुस्तक है जेडी कृपलानी की, महात्मा गांधी और वर्क एंड थॉट, उसमें उन्होंने जिक्र किया है। लेकिन जिस तरह से एक स्वतंत्र, उस तरह से मैंने थोड़ा काम किया है और लगातार सब जानते हैं, और मुझे लगा कि सत्याग्रह में साहित्य का जो अध्ययन था, के विषय में बहुत एक धारणा है कि साबरमती के संत तूने दे दी हमें आज़ादी बिना खर्च बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। बस एक लड़ने वाले थे। साहित्य और कला से भी उस आदमी का गहरा रिश्ता हो सकता था, ये नहीं बात सकता। लेकिन इधर विगत करीब 20 वर्षों से मैं लगातार अध्ययन करते हुए देखा कि इस आदमी का साहित्य और कला से भी बड़ा गहरा लगाव था और अपना चिंतन था। और यही नहीं, 2 तरह से। एक तो जो सत्याग्रह की उनकी अवधारणा थी, उसके अनुरूप उन्होंने साहित्य और कला को देखने की कोशिश की, उसके मानदंड बनाए और उसके अनुसार पसंद ना पसंद। दूसरी चीज कि साहित्य का अध्ययन जो उन्होंने किया, पश्चात साहित्य का भी खूब अध्ययन कर रखा था और भारतीय साहित्य का भी, उसने भी उनके सत्याग्रह की वैचार की निर्मिति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन दोनों चीजों का उल्लेख। अब आप देखेंगे कि जिस तरह से साहित्य और कला के विवेचन में मार्क्स वर्ग संघर्ष की अवधारणा को लाते हैं, वर्ग चेतना को, गांधी उसकी जगह पर सत्याग्रह और उसकी कसौटी पर वो परख करते हैं साहित्य और कला। इस संबंध में मैं कुबेरनाथ राय, आप सभी जानते हैं, बड़े महत्वपूर्ण निबंधकार थे और हिंदी में मुझे उन्हीं की अभी तक एक किताब मिली है, पत्रमणि कुटिल के नाम। वो किताब 1980 में गांधी शांति प्रतिष्ठान से किताब मैंने इधर पता किया, आउट ऑफ प्रिंट है। वो बेहतरीन किताब है। मैंने हिंदी में वैसे गांधी को समझने की कोई किताब, और उन्होंने मुझे ये बड़ा अच्छा लगा गांधी के साहित्य। तो कुबेरनाथ राय जी 2 बातें जो कहते हैं मैं आपको बताता हूँ। कहते हैं कि गांधी की साहित्य दृष्टि के निर्माण में तत्कालीन राष्ट्रीय आवश्यकता की महती भूमिका थी। वे एक नीरस, शुष्क काठ या निषेधवादी नहीं थे। अवश्य ही उनकी रस दृष्टि शील बोध से आमूल चूल जुड़ी हुई थी, क्योंकि वे राष्ट्र निर्माण का महान दायित्व लेकर चल रहे थे। किसी राष्ट्र का जन्म या पुनर्निर्माण शुद्ध रसवाद से नहीं हो सकता, इसके लिए शील दृष्टि का आधार चाहिए। यही कारण है कि तुलसीदास सूरदास से बाजी मारने जाते हैं और वाल्मीकि व्यास से कालिदास श्रेष्ठ साहित्य सिद्ध होते हैं। केवल रस की उपासना से प्राण शक्ति बलवान नहीं हो सकती। इसी तरह केवल शील या नैतिकता से जीवन के जड़ीभूत हो जाने का खतरा है। रस और शिलाचार दोनों चाहिए और गांधी जी में दोनों भरपूर मात्रा में थे।
गांधी जी इस दृष्टि से न तो सूर्य की जाति के थे और न थे निरे कबीरदास। वे तो तुलसी की जाति के महामानव थे। यही कारण था कि उन्हें सारे काव्य ग्रंथों में रामचरितमानस ही सर्वप्रिय था, क्योंकि रामचरितमानस रसमय और शिव समृद्ध दोनों है। रामचरितमानस तुलसी को लेकर बहुत ग्रंथ रखता है। मेरी उस पर एक अलग किताब ही है, तुलसी और गांधी, जिसका जिक्र नहीं आता। वो किताब कि तुलसी का कितना व्यापक प्रभाव था गांधी पर और कितने तुलसी ने आधुनिक और तुलसीदास वो अलग था। आज तुलसी और गांधी अलग है। दूसरी बात जो राय साहब कहते हैं कि चूंकि आपने कितना समय दिया है, आधा घंटा, जितने में श्रोता जीवित जागृत रहे, श्रोता मतलब हाँ प्रफुल्लित रहे, तन्मय रहे, तब तक सुनाइए। ठीक कि गांधी की राजनीति को समझने के लिए ध्यान देना होगा उनके केंद्रीय शब्द अहिंसा पर। उसी तरह उनकी रस दृष्टि या साहित्य दृष्टि को समझने के लिए ध्यान देना होगा सत्य पर। पूरा गांधीयान इस बात का समर्थक है कि साहित्यकार सत्य के प्रति ईमानदार रहे, सत्य के लिए ही एक सांस्कृतिक मानसिक वातावरण तैयार करे, जिससे प्रथमतः मनुष्य को अभय की उपलब्धि हो, द्वितीय मनुष्य में अंतर्निहित आत्मिक क्षमताओं का विकास हो। ये दोनों चीज कि सांस्कृतिक मानसिक वातावरण तैयार हो, इसको आप भौतिक परिस्थितियों से भी जोड़ सकते, और आंतरिक, इन दोनों चीजों को हम देखेंगे। अब कुबेरनाथ राय जी जो ये दो सूत्र देते हैं, अब गांधी के विचारों को देखिए कि कैसे सत्यापित करते हैं। अब बहुत सारे विचारें करने की, एक तो 500 550 पृष्ठ का एक एक खंड है, और उनको लगता है 100 से ऊपर आ चुके ना संपूर्ण गांधी में। 100 खंड, 100 तो जानते थे, इधर सुना कि और एक दो खंड आ गए तो 100। अब 100 खंडों में देखिए गांधी के विचार कोई तो हर जगह मिलेगा, कहीं साहित्य पर बोल रहे हैं, कला पर बोल रहे हैं, तो थोड़े में कि आप लोग डूबे नहीं। 1924 के यंग इंडिया में उस समय कला के लिए आर्ट फॉर द सेक ऑफ आर्ट ये बड़ा चला हुआ था। तो उस संबंध में गांधी जी ने, हालांकि नाम उसमें क्रोचे का ज्यादा किया जाता है, इटली के थे सौंदर्य शास्त्री, लेकिन ऑस्कर वाइल्ड भी थे और वो बड़ा इसके समर्थ थे। गांधी जी को ऑस्कर वाइल्ड से पढ़ा था। तो उन्होंने लिखा कि कला के लिए सिद्धांत का विरोध करती है कि ऑस्कर वाइल्ड केवल बाह्य कौशल या रूपायण में ही श्रेष्ठतम कला को देखते हैं, इसी से वे अनैतिकता को भी सुंदर बना बैठे। तो कला सब आप जानते हैं क्या होता है वो नहीं, लेकिन कुल मिलाकर कला के लिए सिद्धांत ये गांधी जी को पसंद नहीं था। एक और पत्र जो वो लिखते हैं, प्रेमावन कंटक की सेवा में अपूर्व आनंद 1932 में लिखा। कहा जा सकता है कि विद्या धन आनंद के लिए है, लेकिन आज तक किसी व्यक्ति की सेवा किए बिना केवल साहित्य विलास से अखंड आनंद की अनुभूति होने की बात मैं नहीं जानता। कला पर किसी देश का अथवा व्यक्ति का एकाधिकार नहीं हो सकता। जिस चीज में छिपाने लायक कोई बात है वह कला नहीं है। ध्यान दीजिएगा, जिस चीज में छिपाने लायक बात है कोई कला नहीं है। और सेवा, यह सेवा जब गांधी जी कह रहे हैं साहित्य के संदर्भ में, तो मुझे आचार्य रामचंद्र शुक्ल का लोकमंगल शब्द याद आता है। उसी समय हिंदी के सबसे बड़े आलोचक आचार्य रामचंद्र शुक्ल साहित्य में लोकमंगल, रसवादी उनको कहा जाता है, लेकिन लोकमंगल की साधनावस्था को वो श्रेष्ठ साहित्य का लक्षण बता रहे थे। तो गांधी जी का सेवा करना और लोकमंगल मुझे दोनों एक ही लगता है, क्योंकि लोक मंगल लोक की सेवा के बगैर तो हो नहीं सकता। तो लोक की सेवा कीजिए, लोक तभी लोक मंगल होगा। अब चित्र बात है कि शुक्ल जी ने गांधी जी को बहुत पसंद नहीं किया है, और हमारे प्रगतिवादी समीक्षक, मार्क्सवादी समीक्षक भाई उस शुक्ल जी के एक जो लेख को जो नल को प्रेषण कर लिखा था उन्होंने, वो असहयोग आंदोलन, उसी को रट लगाते रहे कि शुक्ल जी को गांधी जी लेकिन ये देखिए कि साहित्य के मामले में कैसे दोनों के दृष्टिकोण मिलते हैं। सेवा की बात गांधी जी साहित्य से और शुक्ल जी लोकमंगल। दूसरी चीज, कला के लिए सिद्धांत का गांधी भी विरोध करते हैं, और शुक्ल जी ने भी जबरदस्त प्रतिवाद किया था। रुचि का अभिव्यंजनावाद उनका विख्यात है।
और क्रोचे पर इतना जबरदस्त हमला करते हुए कहा कि कला कला के लिए सिद्धांत को मरे हुए कई वर्ष हो चुके, एक क्या कई क्रोचे भी मिलकर उसे जिंदा नहीं कर सकते। और अविनाश शर्मा टिप्पणी करते हैं कि यह जो है यथार्थवाद का समर्थन दृष्टिकोण है। अब गांधी विरोध करते हैं, क्या गांधी यथार्थवादी नहीं हुए? शुक्ल जी और गांधी जी देखिए साहित्य में के, लेकिन नहीं चर्चा ये गांधी। दूसरी बात भी कहा कि किसी चीज में छिपाने लायक कोई बात हो कला नहीं है, यानी पारदर्शिता होनी चाहिए साहित्य में या कला में। और यह सत्याग्रह का प्रभाव, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि सत्याग्रह में गांधी जी अपने विरोधी पक्ष से कोई भी बात छिपा कर नहीं चलते थे। वो पहले से बता देते थे हम कब उपवास करेंगे, कब हम अनशन करेंगे, कब धरना करेंगे, कब कहाँ, ये सब बता कर करते थे। ये पारदर्शिता जो उनकी सत्याग्रह में, वही पारदर्शिता वो साहित्य में देखना चाहते हैं, छिपाने लायक कोई बात नहीं हो। अब 1932 में बात कर रहे थे, मुझे याद है कि आज से ठीक 40 साल पहले इसी साहित्य अकादमी के सभागार में, शायद यही हॉल होगा, मैं उस समय जेएनयू में हिंदी से एमए कर रहा था, पॉलिटिकल साइंस में पटना से एमए करने के बाद जेएनयू में, और 79 की बात है, जयपाल साहब का निधन हुआ था और साहित्य अकादमी ने स्मृति संध्या की इकट्ठी की। और हमारे गुरुदेव नामोर जी से मुख्य वक्ता थे। नामोर जी ने जो दो बातें कही थी पाल साहब के संबंध में कि ऑथेंटिसिटी एंड ट्रांसपेरेंसी, ये शास्त्र के दो महत्वपूर्ण साहित्य सिद्धांत, और उसकी बड़ी चर्चा भी। अब हम लोग भी करते रहे, उस समय हम गांधी, मैंने नहीं पढ़ाते, जब गांधी को उधर पढ़ने लगा तो लगा कि नहीं भाई, ये तो शास्त्र के बहुत पहले गांधी ट्रांसपेरेंसी की बात कर गए। तो हमारे मार्क्सवादी प्रगति भाई जो समीक्षक बड़े बड़े आलोचक हैं, इसका मतलब कि गांधी के पास गए ही नहीं कभी, जाते ये तो गांधी को क्यों दिन रात नहीं दिखाते रह गए कि पूंजीपतियों का दलाल था, उसका समर्थक था, सामंतवाद का था, रनिंग डग ऑफ इंपीरियलिज्म था, यही करते रह गए। और छात्र कह गए फ्रांस के लोगों पढ़ाई, उनको हम कोट कर रहे हैं, घर की मुर्गी दाल बराबर। तो यह आप देखिए कि गांधी का जो चिंतन इस तरह की बातें कुछ कर और कह रहे थे, वो कितनी महत्वपूर्ण है, जिससे छात्र जैसा महान साहित्यकार, छात्र निश्चित रूप से महान साहित्यकार थे, जिसने नोबेल प्राइज को ठुकरा दिया, और वो कह रहे हैं। ये गांधी की साहित्य दृष्टि इस प्रकार की थी। एक चीज और वो बात खटकती है, गांधी जी एक लेख में कहते हैं, वो साहित्य या कला का संबंध ईश्वर से जोड़ते हैं कि ईश्वर से भी होना चाहिए। मैंने सोचा कि भाई ईश्वर से क्या, बहुत लोग नास्तिक भी होते हैं, तो क्या उस साहित्यकार भी अच्छी बात कह गए। तो ईश्वर ध्यान है कि ईश्वर भी गांधी के यंत्र में क्या था, पहले कहते थे कि ईश्वर सत्य है, बाद में कहने लगे कि सत्य ही ईश्वर है। तो मैंने देखा कि नहीं, गांधी यहाँ भी सत्य को ही ला रहे हैं, जब ईश्वर से कला या साहित्य का संबंध वो जोड़ रहे हैं। तो जो गांधी, जब रोमा ने पूछा तो गांधी ने यही कहा कि भाई ट्रूथ इज गॉड, क्योंकि ईश्वर को नास्तिक नकार सकता है, लेकिन सत्य को तो कोई नहीं नकारेगा। तो जो सत्य गांधी के लिए ईश्वर था, उसी सत्य को वो साहित्य में देखना चाहते हैं, और उसी सत्य का वो प्रचार भी, जो लोग कहते हैं कि साहित्य को प्रचारक नहीं होना चाहिए, प्रचार का साधन, गांधी ने कहा इस साहित्य को सत्य का प्रचारक होना चाहिए, सत्य का, मिथ्या का नहीं, झूठ का नहीं। गोबल्स जैसे मिथ्यावादी के बात का प्रचारक नहीं होना चाहिए, गिरदावली नहीं। उसमें यथार्थ एक बात जो वो भी है कि यथार्थ यूरोप की कला और क्या गांधी का दृष्टिकोण था। तो ये उन्होंने वही प्रेमा बांध की, उनको पत्राचार बहुतों से होता था। तो उसमें लिखा उन्होंने कि भारत की कला कल्पना प्रधान है, यूरोप की कला में यथार्थ का अनुकरण है। इससे पश्चिम की कला को समझना तो शायद सरल हो, लेकिन समझने के बाद वह हमें पृथ्वी पर चिपकाए रहती है, और भारत की कला जैसे जैसे समझ में आती है, वैसे वैसे वह हमें ऊंचाई पर ले जाती है।
अर्थात गांधी के लिए कला की श्रेष्ठता सिर्फ वास्तविकता का ज्ञान कराने में नहीं है, बल्कि उत्कर्ष ऊंचाई पर ले जाना है। ये कुल मिलाकर जो साहित्य है गांधी के लिए, वह यहाँ सारी चीजों की मनुष्य की आभ्यंतरीकरण जिसे कहते हैं, आंतरिक जो बात पहले भी बात आई है रविन्द्रनाथ राय उसका परिश्रम, जिसे हम कह सकते हैं कि एक संवेदनात्मक साहित्य एक तरह से गांधी के लिए संवेदनात्मक सत्याग्रह है। यह बात मैं क्यों कहूं कि मेरी अपनी मौलिक बात है। ये बहुत पहले जनसत्ता में बड़े गांधीवादी चिंतक नंदकिशोर आचार्य हैं, उन्होंने कही थी और मुझे बात अच्छी लगी थी और गांधी को पढ़ते हुए देखता हूँ कि सचमुच गांधी के लिए साहित्य भी जो है वह संवेदनात्मक सत्याग्रह है। यार लेकिन अब आप कहेंगे कि तो पूरा का पूरा भाववादी दृष्टिकोण हो गया, गांधी ने साहित्य को बाह्य यथार्थ से और ये से नहीं, गांधी उस पर भी आते हैं और आते हैं और कहते हैं कि साहित्य का भौतिक परिस्थितियों से, भौतिक वास्तविकता से कैसा सरोकार होना चाहिए, इसके संबंध में उन्होंने एक बार अहमदाबाद में भाषण करते हुए जो एलिसिस हाँ कि लुई कैरोल का उदाहरण दिया और कहा कि लुई के मन में पुस्तक लिखने का विचार आया तो उसने अपने बच्चों के लिए पुस्तकें लिखी, उसके बच्चों ने तो उसका लाभ उठाया ही, आज के हमारे स्त्री पुरुष तथा बालक भी उनसे लाभ उठा रहे हैं। मैं अपने साहित्य लेखकों से ऐसा ही साहित्य चाहता हूँ, गौर कीजिएगा कह रहे हैं तो मैं उनसे वाण भट्ट की कादम्बरी नहीं, तुलसीदास की रामायण मांगता हूँ। कादम्बरी हमेशा रहेगी अथवा नहीं, इसके विषय में मुझे शंका है, लेकिन तुलसीदास का दिया हुआ साहित्य तो अस्थायी है। फिलहाल साहित्य, गौर कीजिएगा, फिलहाल साहित्य हमें रोटी घी और दूध ही दे, बाद में हम उसमें बादाम पिस्ते आदि मिलाकर कादम्बरी जैसा कुछ। जनता की उन्नति तभी हो सकेगी जब साहित्य सेवक किसानों, मजदूरों तथा ऐसे ही अन्य लोगों के लिए काव्य रचना करेंगे। मेरी हार्दिक कामना है कि हमारी जनता सत्य लिखने लगे, सत्य बोलने लगे और सत्य का आचरण करने लगे। गांधी की राजनीति के संबंध में भी कहा जाता है, जब उन्होंने पढ़ा कि खाली उन्होंने पूंजीपतियों का, जमींदारों का पक्ष लिया, किसानों और मजदूरों की बात नहीं की। ये तो छोड़ दीजिए साहित्य का नहीं। अब देख लीजिए क्या साहित्य के विषय में आदमी कह रहा है, किसे सरोकार होना चाहिए। और ये प्रेमचंद की लाठी को लाकर खड़ा कर देंगे कि प्रेमचंद तो पूरा समग्र स्वराज चाहते थे किसानों के लिए, इसके लिए, और एक कहानी आहुति उनकी है, उसे वही जौन की जगह पर गोविंद बैठ जाइए, स्वराज का उद्देश्य नहीं। अरे गांधी आप पढ़िए, सारी किताबें छोड़ दीजिए, अगर आपको समय है तो महादेव देसाई का 11-12 खंडों में जो गांधी के साथ 25 वर्ष उनकी डायरी है वो आप पढ़िए। मैंने दैनिक डे टू डे गांधी की जो एक्टिविटी, और मैं तो वही आजकल पढ़ रहा हूँ, गांधी जहां जाते हैं वही बार बार कहते हैं ये स्वराज थोड़े से लोगों के लिए नहीं होगा और थोड़े से लोगों के लिए नहीं है, ये स्वराज किसानों के लिए है, यह स्वराज मजदूरों के लिए है, यह स्वराज गरीबों के लिए है, ये स्वराज पतिताओं के लिए है, दस्याओं के लिए, उनके उद्धार के लिए है, यह स्वराज अछूतों के उद्धार के लिए है। ये बार बार गांधी लगातार करते रहे, लेकिन हिंदी आलोचना में हमारे प्रगतिवादी धड़े ने ऐसा चलाया कि गांधी को इन सारी चीजों से वास्ता नहीं था, केवल वास्ता था तो बिरला और घनश्याम दास ये और बाजार जैसे कुछ पूंजीपतियों से और कुछ जमींदारों से। ये कितना अंधकार हम हिंदी साहित्य में रखकर ये गांधी के स्वरूप करें। और साहित्य में ले लीजिए 1936 के बाद प्रगतिशील चेतना है और होने लगा कि किसानों और मजदूरों के पक्ष में लिखा जाए। सोवियत संघ में वो सोशलिस्ट रियलिज्म की वहाँ स्थापना हुई थी, मैक्सन गोर की, उस तरह का किसान और मजदूरों, गांधी का किसान मजदूरों की बात नहीं कर रहे थे, साहित्य में भी कर रहे थे, राजनीति में भी कर रहे थे। और इससे अधिक क्या होगा। और सबसे बड़ी बात जिस कहते हैं कि पहले रोटी चाहिए, घी और ये बहुत दिलचस्प है। रविन्द्रनाथ ठाकुर के साथ जब उनका थोड़ा विवाद छिड़ा था 1921 में असहयोग आंदोलन के समय, तो रविन्द्रनाथ ठाकुर ने एक लंबा भाषण दिया था कलकत्ता यूनिवर्सिटी में, कॉल ऑफ ट्रूथ, सत्य का आह्वान करके करीब 12-14 पृष्ठों में उल्लेख है। मैंने
आप लोगों ने पढ़ा होगा, मैंने भी पढ़ा किया है। गांधी जी ने 1921 अक्टूबर में ही उस लेख का बहुत संक्षेप में जवाब दिया, 4 पृष्ठों में, महान प्रहरी से। उसमें कई एक बातें हैं, लेकिन उसमें जो एक जगह वो गांधी जी कहते हैं रविन्द्रनाथ ठाकुर कि मैंने तो किसी को रुग्ण व्यक्ति की पीड़ा को कबीर का भजन सुनाकर दूर कर पाना असंभव ही पाया है। करोड़ों भूखे लोग आज एक ही कविता की मांग कर रहे हैं, भूख मिटाने वाली भोजन की कविता की। अब इससे अधिक क्या प्रमाण होगा जी गांधी का जनवादी होने का। लेकिन कितनी बेईमानी हिंदी आलोचना में हिंदी में रही है जनवाद और प्रगतिशीलता की। गांधी को आज तक जनवादी और प्रगतिशील धारा में नहीं शामिल किया गया, उस खाते में नहीं दर्ज किया गया। हाँ, दुर्भाग्य, एक अंधकार मचा हुआ है। केवल झूठ बोल बोल कर प्रेमचंद को ले लिया, निराला को ले लेंगे। निराला को गांधी ने ऐसा कह दिया। अरे भाई, गांधी कोई हिंदी के स्टूडेंट थे, वे कर रहे थे पाठ्य पुस्तक कि निराला को भी पढ़ते, मैथिली गुप्त को भी पढ़ते और पंत को भी पढ़ते और सबको पढ़ते। गांधी के पास तो दुनिया के, देश के सबके साहित्यकार आते थे। जिसको मेरा पढ़ा उस दृष्टि से उन्होंने मूल्यांकन। मैथिली गुप्त ने अपना साकेत भेजा, पढ़ा और लिखा कि ठीक है, ये उर्मिला का आपका जो है लेकर ये कोई वाजिब शिकायत नहीं है। उर्मिला का न रहना ही काव्य में रामायण को दर्शा देता है। और फिर कहा, लेकिन आपके काव्य में जो रुदन है, इतना रुदन है, आज की पुस्तक में इतना रुदन, आज के युग में इतना रुदन अच्छा नहीं है। यह भी कहा साकेत के विषय। पांडुवेशन शर्मा उग्र के साहित्य पर विवाद था। बनारसी दास चतुर्वेदी उसमें बड़े महत्वपूर्ण साहित्यकार थे। उनका उस पर बनारसी दास जी ने भेजी किताब, गांधी जी के पास आप भेज कर आए। अब उस किताब के संबंध में जो कि बहुत कहा कि इसमें ऐसा कुछ अश्लील नहीं है, ये तो किताब अमानुषी वृत्ति के प्रति घृणा पैदा करती है। इस लोमोटी वाले का ये दृष्टिकोण था, जिसे हम समझ लेते हैं कि बड़ा प्रातंपंथी था, कि जो भी साहित्य जो खराब है, बुरा है, उसके प्रति वितृष्णा करता है तो सराहनीय है। और दूसरी तरफ बहुत ही शिष्ट भाषा में, अलंकृत भाषा में आप रस और श्रृंगार की बहाइए, उसको गांधी ने नहीं पसंद किया। गीत गोविंद बहुत श्रेष्ठ रचना मानी जाती है जयदेव की, लेकिन गांधी जी ने कहा कि नहीं, मैं सब पढ़कर नहीं सुनाऊंगा, और जिनको भी इच्छा हो, अगर दिलचस्पी, तो मेरी किताब है गांधी का भाषा और साहित्य और भाषा चिंतन, जो सर्व सेवा संघ बनारस से छपी है, और दूसरी है तुलसी और गांधी, सामयिक प्रकाशन से। आपको रुचि हो पढ़ सकते हैं। इसलिए मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप खरीदेंगे तो मुझे रॉयल्टी मिलेगी, क्योंकि ये प्रकाशक लोग भाई रॉयल्टी नहीं देते हैं। लेते हैं। हाँ, हम लेखक खुश रहते हैं कि किताब छप गई, चलो पाठकों की बात आ जा रही है, इसमें खुश रहते हैं। थोड़ा पानी पी रहे हैं। ये सब बहुत विस्तार से नहीं, आप लोग उगने लगिएगा तो कोई इशारा कर दीजिएगा, मैं कोई ऐसा कोई नहीं करेगा। क्यों? ये डेमोक्रेटिक है। आप उन तत्वों का संवरण करें, यही है। महेश जी आ गए सामयिक वाले, आ गए। आपकी बात हो गई। हाँ, तो गीत गोविंद को गांधी जी ने नहीं माना। इसलिए तो कुबेरनाथ राय ने कहा कि राष्ट्रीय चरित्र, राष्ट्र निर्माण का सवाल था, और उसमें अब गीत गोविंद के श्रृंगारिक पद, जिस तरह से कृष्ण और राधा से नाना प्रकार से विनती करते हैं, मैंने भी थोड़ा पढ़ा, उसमें नहीं चल सकता था। वल्लभाचार्य के जो पुष्टि मार्ग है, उसको भी गांधी ने महत्व नहीं दिया।
कहा कि बल्लभाचार्य ने तो हमारे पुरुषार्थ का अपहरण कर लिया। प्रेम का मतलब भावुकता नहीं, केवल दलदस्तु भावुकता जो गोपियां बहाती रह गई। कृष्ण चले गए क्या मिश्री वर्षक नहीं हमारे, कहा कि इस भावुकता से काम नहीं चलेगा। कृष्ण उन्हें पसंद थे, गीता के श्री कृष्ण पसंद थे, जो कि कर्म की प्रेरणा देते हैं। कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग तीनों की जो है त्रिवेणी है गीता की। उसको वो मुरली बजाने वाले और ऐसी प्रीत बढ़ी वृंदावन गोपी नाच नचाई जो सूरदास जी लिखते हैं, वो गोपियों को नचाने वाले और मुरली बजाने वाले कृष्ण गाती को नहीं प्रिय थे और न रुलाने वाले जो गोपियों को थे। रामचंद्र शुक्ल ने भी लिखा है कि किस तरह से जो महाभारत के कृष्ण थे, जिसका शील शक्ति सौंदर्य तीनों से संबंध था, उससे काटकर कृष्ण भक्त कवियों ने केवल सौंदर्य पक्ष को सौंदर्य पक्ष पर ध्यान और बढ़ाया। तो उस दृष्टि से उसको भी महत्व नहीं दिया उन्होंने। अब महत्व दिया जिनको महत्व देना था, तुलसीदास के रामचरितमानस को, गीता को, कई चीजें बड़ा महत्वपूर्ण है ये कथन। कहा कि मैं कुरान, बाइबल, दुनिया के जितने भी ग्रंथ हैं सबका मैं आदर करता हूँ, लेकिन मैं खुला ये स्वीकार करता हूँ कि जो शक्ति और प्रेरणा मुझे श्री कृष्ण की गीता और तुलसीदास की रामायण से मिलती है वो किसी से नहीं। ताजुब की बात है, ये आस्तिक ईश्वरवादी गांधी तुलसीदास के रामचरितमानस में बात कर रहे थे उस समय, और सोवियत संघ में का एक बहुत बड़ा डिक्टेटर सोवियत संघ को चलाने वाला स्टालिन जो समझे जाते हैं, वो रामचरितमानस का अनुवाद करा रहे थे उसी बारानिकोव से। यह देखता हूँ कि ये कितना एक तुलसीदास को लेकर बहुत लोग एक जगह मिल जाते हैं। खैर उस पर मैंने जाऊंगा, लेकिन गांधी जी के लिए महत्वपूर्ण था कि पहले अपने देश के साहित्य को पढ़ो और जानो और उस ढंग से उसका, और इसलिए उन्होंने अपने वेद हो अपने सबको गांधी जी ने अपने ढंग से पढ़ा और उनकी वैचारिकी के निर्माण में इन अध्ययनों का भी महत्वपूर्ण योगदान था। सत्याग्रह की जो आप बात करते हैं, हिंद स्वराज में 1909 में जो लिखा, उसमें जो पहला जो चैप्टर है सत्याग्रह, उसका आरंभ ही गांधी जी करते हैं कि हमारे एक बड़े कवि ने कहा है, तुलसीदास ने कहा है कि दया धर्म को मूल है, देह अभिमान, तुलसी दया में छाड़िए जब लग घटो प्राण। और उसके बाद लिखते हैं कि इस शास्त्र वचन पर पूरा भरोसा है, जिस तरह 2 और 2 4 होते हैं, उसी तरह मुझे इस शास्त्र वचन पर भी भरोसा है। दया बल ही आत्मबल है और वही सत्याग्रह है। इस सत्याग्रह को परिभाषित करने के लिए इसका मैंने बहुतों में देखा, वियानंदा की किताब पढ़ गया, लुई फ्रीजर की, कोई नहीं जिक्र करता है कि सत्याग्रह में गांधी जिस एक कवि के कथन का उपयोग करते हैं वो तुलसीदास समझाने के लिए सत्याग्रह किया। ये सत्याग्रह, और यही नहीं, तुलसीदास का तो उन्होंने इतना उपयोग किया है, जब असहयोग आंदोलन छेड़ा हुआ, जगह जगह भाषण करते हुए, क्योंकि बहुत लोग ये सवाल भी धार्मिक लोग उठाए ना कि असहयोग करना पाप है, ये असहयोग तो ईश्वर धर्म के खिलाफ है। तो गांधी जी बाइबल से उदाहरण देते थे, कुरान से उदाहरण देते थे, जिंदवस्था से उदाहरण देते थे, गीता से उदाहरण देते थे, और कवियों में जिससे उदाहरण देते थे वो तुलसीदास से बड़ा हुआ है। मैं इसे आप देख लीजिएगा, संपूर्ण गांधी वाङ्मय और नहीं पढ़ सकते तो मेरी जो किताब बताया है उसमें मैंने दिया है, काफी उदाहरण दिए गांधी जी ने कहा। यहाँ तक कहा कि इस ब्रिटिश राज से क्या करें, तुलसीदास इन्होंने कहा, तुलसीदास ने कहा कि असंतों से असहयोग करो, दुष्टों से असहयोग करो, और यहाँ तक कहा जाते हैं कि तुलसीदास ने कहा ऐसे राज्य को राक्षसी राज्य कहा, रावण राज्य कहा, और इस रावण राज्य को हटाकर राम राज्य लाना ही स्वराज है, स्वराज की स्वराज। मुझे याद है कि सब लोग बैठे हुए हैं, नामवर जी हमारे गुरुदेव बहुत पहले पटना यूनिवर्सिटी में श्रृंगार में भाषण करते हुए उन्होंने कहा था कि गांधी का राम राज्य चलाया हुआ सब स्वाधीनता आंदोलन में जिस
स्थलपात में मात्र लोगों को खींच सका, ला सका, वो नेहरू का वैज्ञानिक समाजवाद या ये कम्युनिस्ट पार्टी का ये जो सालवाद नहीं कर सका। अब कहते तो ये राम, ये सारी जो चीज का गांधी जी ने ये देखिए तो साहित्य से लेते हैं। गांधी अब तुलसीदास को ज्यादा नहीं बोलूंगा, और दूसरे बहुत मैंने कहा है कि विस्तार में है। अब साहित्य अकादमी हम वक्ताओं को तो लोग होता ही है, कोई बुलवाए कि गांधी और तुलसी पर कभी व्याख्यान करवाए, 1-2 लेक्चर करवाए। हाँ, भारत भवन ने आज से 3 साल पहले मेरा कराया था, तो व्याख्यान करवाया था। और रमेश चंद्र शाह जैसे वरिष्ठ साहित्यकार थे, उन्होंने स्वीकार किया कि भाई ये तो हम लोग इतने बूढ़े हो गए, लगता है क्या कि गांधी पर तुलसी का इतना अधिक प्रभाव था, और गांधी तुलसी इतना बैठी हुई थी, आज तक नहीं जान सके, केवल एक रामराज जानते थे। तो खैर जरूरी है मेरा मतलब तो ये था। अब उसी में अस्पृश्यता पर के सवाल पर जो लड़ रहे थे, कर रहे थे विरोध, आखा भगत तो गुजराती में है, उसका अर्थ है कि ये अछूतपन जो है, अस्पृश्यता जो है, वो अतिरिक्त पीड़मांस है। अतिरिक्त पीड़मांस को हटा दिया जाता है। बार गांधी जी अखा भगत को वहां कोट करते हैं अस्पृश्यता के सवाल में, संदर्भ में, उसी तरह से इसको हटाना जरूरी है। और नरसिंह मेहता का तो सभी जानते हैं कि भजन उनको कितना प्रिय था। उस भजन वैष्णव जन तो तेने कहिए पीर पराई जाने थे। गांधी जी पूरा उसकी व्याख्या करते हैं और उसे विश्व सूत्र निकालते हैं जीवन जीने। यह मीराबाई का तो यह सब जो था, एक मैंने देखा कि गांधी की जो वैचारिकी थी सत्याग्रह को, उसके निर्माण में साहित्य की भी बहुत बड़ी भूमिका थी। और उनका जो विश्वबोध था उसमें भी, अब आश्रम भजनावली, जो गांधी जी के आश्रमों में भजन या गीत गाए जाते थे, वो नवजीवन प्रेस ने और सर्व सेवा संघ ने भी आश्रम भजनावली नाम से छापा है। करीब 180 से ऊपर भजन है। प्रातःकालीन भजन में जो सबसे पहला भजन है वो ईसा उपनिषद का है। ईसा वासम इदम सर्वम यत् किंच जगत्याम यत् तेन तत्तेन भोजिता मा हृदय कस्य सुविधा जन्म। अब यह जो था जगत, वो जगत की ईश्वर जो है, ये जगत ईश्वर में है जगत, और इसमें त्याग के साथ भोग करो, किसी के धन का लोभ मत करो। रविन्द्रनाथ ठाकुर को भी बड़ा प्रिय था, उनके लेख में भी तेल तक तेल भूल का बार बार आता है रविन्द्रनाथ ठाकुर, सभी पढ़ने वालों को पसंद। हाँ, तो यह जो है मैंने भारतीय साहित्य का वांग्मय कार्य था। अच्छा, सबसे अद्भुत उसमें वचनावली मैंने देखा जो है कि वो देते हैं प्रातःकालीन प्रार्थना जो होती थी उसमें अलग, और सायंकालीन एक जो मुझे बड़ा पसंद आता है उसमें है कि समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडले विष्णु पत्नी नमस्कुभ्यम पाद स्पर्श समस्त। अब इसमें देखेंगे कि कहीं किसी देश का नाम नहीं है, भारत नहीं है, पृथ्वी की पृथ्वी है, जगत है, पूरा जगत है। ये हमारे साहित्य का जो जगत बोध रहा है वह भी हमारे बड़े बड़े जगत बोध में गांधी की मैं देखता हूँ। इसलिए वो ये साहित्य में भी देखिए, कालिदास रघुवंश में जगता पित्रो वंदे मातरम कहते हैं, पार्वती परमेश्वर जगत के, भारत के नहीं, आर्यावर्त के नहीं। और तुलसीदास भी कहते हैं जगत मात पितु शंभु भवानी, तेही के श्रृंगार में करूंगा भवानी। और सियाराम में समझक जानी तो सबको पता है कि उन्होंने ये नहीं कहा कि ये सियाराम में भारत जानी, पूरा जग जो है, यह जो साहित्य से में जो एक विश्वबोध था, वो ऐसा नहीं कि यूरोप से आ गया, विश्वबोध हमारे यहाँ था। और वह बोध जो है साहित्य गांधी में भी उस तरह से आप देखेंगे जो चीजें आती हैं कि राष्ट्र से लेकर विश्व तक जाते हैं। ये बहुत बातें हैं। आपको लगता है कि जब जितने लोग किताबें लिख चुके हैं, लेकिन गांधी को समझने में हमारी
और तो नहीं जानता, बड़े बड़े विदेशी लेखकों ने लिखा, रोमारोला जैसा विश्व प्रसिद्ध साहित्यकार ने लिखा, लुई फीसर जैसे विश्व प्रसिद्ध पत्रकार ने लिखा गांधी की जीवनी, और भी पहली जीवनी लिखने वाले पादरी जोसेफ डोप थे दक्षिण अफ्रीका में, जिन्होंने 1908 में ही बायोग्राफी ऑफ गांधी लिखी। तो और भाषाओं में हुआ है, लेकिन हमारे हिंदी में जिस हिंदी के मैं विद्यार्थी रहा, अध्यापक भी बना, जिस हिंदी की बदौलत खा कमा रहा हूँ कह सकते हैं, उसमें तो गांधी को लेकर गजब नकारात्मक सोच रहा, एक अंधकार रहा। और इस तरह से गांधी को जो दिन रात किसानों की, अरे मजदूरों की, शोषितों की बात करता रहा, उसको केवल बिरला और ये बाजार से जोड़ जोड़ करके पूंजीपतियों के और एक बस यही छवि बनाई गई। साहित्य में भी आप देख रहे हैं, गांधी ने उसी साहित्य को स्वीकार किया जो सबके, तुलसीदास इसलिए नहीं प्रिय थे कि वो ब्राह्मणवाद को पुख्ता कर रहे थे, ब्राह्मणवाद को पुख्ता कर रहे थे तो क्यों स्टालिन अनुवाद किया। सुरेश ऋतुपर्ण जी साथ में थे, हम लोग 2003 में सुरीनाम गए थे, 7वें विश्व हिंदी सम्मेलन। वहाँ रामचरितमानस का रूसी में अनुवाद जिस बारानिको ने किया था, उनके पुत्र आए, उन्होंने उद्घाटन भाषण में किया था, पीटर बारानिको। तो जब हम लोग चाय पी रहे थे ना, तो मैंने बारानिको जी से पूछा कि यह बताइए, मेरे दिमाग में बहुत दिनों से सवाल चल रहा है कि जो स्टालिन नास्तिक थे, ईश्वर को नहीं मानते थे, और आपके पिताजी भी नास्तिक रहे होंगे, बोले कि हाँ, तो फिर जिस रामचरितमानस को हिंदू हम ईश्वर भक्ति धर्म का मानते हैं, उसका अनुवाद क्यों उन्होंने किया कराया। तो पहले उन्होंने पूरा नक्शा बनाकर बताया कि 1940 में बारानिको ने अनुवाद शुरू किया, तब तक हिटलर ने आक्रमण कर दिया उसका। तो पूरी लाइब्रेरी के साथ स्टालिन ने 3500 किलोमीटर लेनिनग्राड से शिफ्ट कर दिया कि बहुत जरूरी काम है, आप वहाँ अनुवाद दिया। 4 वर्षों में बारानिको ने 1944 को अनुवाद बना दिया। मैंने पूछा किसकी पूछे, उन्होंने कहा कि यह जो है ना, हम रूसी लोग मानते हैं कि रामचरितमानस भारत का इंसाइक्लोपीडिया है, भारत को जानना है तो रामचरितमानस को जानो। सब बातें जो है ना वो जस्टिफिकेशन में नहीं है, कैसी बड़ी व्यवस्था में जो लोग कहते हैं तुलसीदास, अरे भाई जो था तुलसीदास ने लिखा था उस तरह से जानो उसको, भारत को जानने के लिए अच्छा बुरा अंधकार प्रकाश जो है सब जानो। तो इस रूप में उन्होंने कहा कि हमारे लिए रामचरितमानस का मौत है। अब हमारे यहाँ के लोग गाली देते रहे, उसी रूस में उस समय जब स्टालिन थे, राहुल सिंह के त्याग बैठे हुए थे और वो फरमा रहे थे कि रामचरितमानस और तुलसी के संबंध में कोई अच्छी धारणा नहीं है। राहुल जी का बहुत मैं आदर करता हूँ, बहुत विद्वान है, मेरे गांव भी गए हुए थे जब हम लोग 1938 में, और वो मेरी वो किताब में मैंने पंडित जी जिक्र किया, जो ये है गांव मेरा देश राहुल जी का। तो लेकिन उन्हें बहुत लोग बड़ी चीज को नहीं समझ पाते हैं। हिंदी में डॉक्टर रामविलास शर्मा को छोड़कर मार्क्सवादी आलोचकों में किसने तुलसीदास को सही सही समझा है? तो यह चीज जो है उसको स्टालिन ने पकड़ा। तो मुझे बहुत अच्छी लगा, मैंने कहा कि तुलसीदास एक ऐसे कवि हैं जिसको स्टालिन ने भी महत्वपूर्ण माना और गांधी ने भी महत्वपूर्ण माना, जिस गांधी को रनिंग डॉग ऑफ इंपीरियलिज्म कहा जाता था। और हिंदी में भी देखेंगे कि जो आलोचक रामचंद्र शुक्ल को, रामचंद्र शुक्ल के भी सबसे प्रिय कवि हुए थे, रामचंद्र शुक्ल गांधी के आलोचक भी थे, नंदुला। तो इस तरह तुलसी का महत्व है गांधी को, लेकिन गांधी ने तुलसीदास को, बहुत बातें हैं तुलसीदास पर, और तो उस किताब में जो हमने दिया है तुलसी और गांधी, विस्तार से मैंने चीजें बनाई और बहुत बातें हैं, किताबें हैं, बहुत समय हो गया जो आप सबों को, साहित्य अकादमी को, कुमार अनुपम जी को, अजय शर्मा जी को, इन लोगों ने मुझे कहा तो अक्टूबर में ही कराने वाले थे, लेकिन किस कारणों से स्थगित होता चला रहा था। तो जब भी आप आइएगा व्याख्यान ऐसा से भी चल रहा है, कराएंगे। तो अच्छा लगा इन सबों को, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबों को भी धन्यवाद, क्योंकि
भागलपुर में सिटी में रहने वाले एक व्यक्ति की बात सुनने के लिए आप लोग आए और पूरा ध्यान से भागलपुर के लिए भाग के आए हैं, भागलपुर को सुनने के लिए भाग के आए हैं। को और नागेबुल के दोनों ने अपनी समाधि पर जो पंक्ति उत्कीर्ण कराई है वो तो भाई को ने दूसरी की पंक्ति कराई और काबिल के लेकिन अब हमारे यहाँ क्या कहेगा, सारे लोग आते कभी सारे लोग नहीं, कुछ लोग मानते रहे हैं ब्राह्मणवादी। सर आपके प्रदेश की नहीं कृपा रही उनके 40 साल उन्होंने जो है चीज़ों को तो मैं खैर औपचारिक रूप से साहित्य अकादमी को और आप लोगों को मैं धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा और ये अवसर दिया अपने साथ संवाद करने का, बात रखने का। और वैसे कहा जाता है कि सहमति तो मूर्खों के बीच होती है, विद्वानों के बीच सहमति नहीं होती है। इसलिए जरूरी नहीं कि मैंने जो कहा उसे आप सभी सहमत हो, लेकिन मेरी ये समझ है चंदन की से तो शीर्षक बनाया उन्होंने कही लेकिन उनका सारिका मेरे पर बहुत कविता खड़ा लगातार छप रहा कविता खड़ा ऐसा ही सकता था ना कुछ इसी तरह। बहुत बहुत धन्यवाद श्री भगवान सिंह जी। निश्चित तौर पर बहुत ही रोचक व्याख्यान था, बहुत ही आकर्षक भी। हम लोगों को भी गांधी को नए सिरे से समझने का एक अवसर मिला और हम आगे भी उम्मीद करेंगे कि हमारे आमंत्रण को आप स्वीकार करेंगे और जो विषय आपने दिया है उस पर उसमें जरूर उन्होंने स्वीकार कर लिया। तारीख बताइए आपसे संपर्क करेंगे। मैं आप सबके लिए एक 5 से 10 मिनट का समय, अगर आप कोई जिज्ञासा रखते हैं, कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं आपके व्याख्यान से जुड़ा हो तो आप संक्षेप में पूछ सकते हैं। प्रश्न से ज़्यादा महत्वपूर्ण बात ये कि इनको साधुवाद दिया जाए। ये बहुत ही आदर के साथ आप सभी का मेरा एक सूचना है। कल 12 जून को साहित्य अकादमी का सर्वोच्च सम्मान महत्व सदस्यता पद्मा सचदेव को दिया जाएगा और वो कार्यक्रम 5:30 बजे साहित्य अकादमी में आयोजित होगा। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया उस कार्यक्रम में भी आप सभी इसी तरह उठाएं। मैं आप सभी को जलपान के लिए साथ